हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्मृति तथा विस्मृति यानी मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो मेमोरी के कौन कौन से टाइप होते हैं और विस्मृति क्या होती है, ये सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के लिए। तो देखिए स्मृति क्या होती है यानी स्मृति की परिभाषा क्या है यानी मेमोरी। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पूर्व अनुभवों, ज्ञान या सीखी गई बातों को याद करते हैं और पुनः प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। स्मृति वह क्षमता है जिसके माध्यम से हम बीते हुए अनुभवों, तथ्यों या सीखी गई बातों को समय आने पर पुनः याद कर पाते हैं। यानी स्मृति वह क्षमता है जिसके माध्यम से हम बीते हुए अनुभवों या तथ्यों या जो सीखी गई बातों को हम समय आने पर पुनः याद कर पाते हैं। ठीक है। तो चलिए परिभाषा समझते हैं हम। देखिए मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्थ। इनके अनुसार देखिए इन्होंने क्या परिभाषा दी है स्मृति की। तो देखिए जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है यानी जिन तथ्यों को हम पहले सीख चुके हैं उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यानी पुरानी बातों को याद करना ही स्मृति है। अब देखिए राज के अकॉर्डिंग स्मृति एक जीवन अनुभव है। स्मृति क्या है? एक जीवन अनुभव है जो पूर्व अनुभवों की स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है एवं दोनों के मध्य एक संबंध स्पष्ट करता है। ठीक है, ये किसने डेफिनेशन दी है? तो ये रॉस ने दी है। अब चलिए हम अगली परिभाषा समझते हैं रायबर्न के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू रायबर्न। अपने अनुभवों को संचित करने तथा उन्हें पुनः चेतना में लाने की शक्ति स्मृति कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। तो देखिए वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के अंग यानी वुडवर्थ ने देखिए स्मृति के कितने अंग बताए हैं। तो देखिए वुडवर्थ ने स्मृति को एक प्रक्रिया के रूप में देखा और इसके चार प्रमुख चरण बताए हैं। ठीक है, इसके कितने चरण बताए हैं? तो चार। तो देखिए पहला चरण है अधिगम यानी लर्निंग। यह स्मृति की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें व्यक्ति जानकारी को पहली बार सीखता है या अनुभव करता है। इस चरण में ध्यान और अभिरुचि बहुत आवश्यक होती है। यानी स्मृति का देखिए पहला जो चरण है तो देखिए वो होता है अधिगम। किसी जानकारी को पहले देखकर उसको सीखा जाता है यानी उसके बारे में अनुभव किया जाता है। फिर अगला चरण है धारण यानी रिटेंशन। यह वह अवस्था है जिसमें अधिगम की गई जानकारी को मस्तिष्क संरक्षित करके रखता है। यानी पहले हम करते हैं अधिगम यानी पहले किसी चीज को हम सीखते हैं और अधिगम करने के बाद उस जानकारी को देखिए हम धारण करते हैं। ठीक है, और दिमाग क्या करता है? हमारा माइंड उस जानकारी को स्टोर करके रखता है। अगला है देखिए पुनः स्मरण यानी रिकॉल। इस चरण में व्यक्ति सीखी हुई बात को बिना किसी संकेत के याद करता है। यानी जो बातें पहले सीखी गई, ठीक, फिर धारण की गई और इसके बाद देखिए उसका पुनः स्मरण किया जाएगा, तभी जाकर ये चीजें याद होंगी। यह स्वैच्छिक और अभ्यास पर आधारित होता है। जैसे उदाहरण देखिए परीक्षा में उत्तर बिना देखे लिखना। यानी देखिए परीक्षा में उत्तर बिना देखे कैसे लिख पाते हैं? देखिए पहले अधिगम करते हैं, फिर उनका धारण करते हैं, फिर उनको दोबारा रिकॉल करते हैं, तब जाकर वो प्रश्न उत्तर याद होते हैं। चलिए अब अगला अंग समझते हैं पहचान। देखिए इसमें व्यक्ति किसी पहले सीखी हुई जानकारी को पहचान लेता है यानी पहले जो जानकारी सीखी होती है उसको पहचान लेता है जब वह उसे दोबारा देखता है या सुनता है। ठीक है, यह पुनः स्मरण से अधिक आसान होता है। तो देखिए उदाहरण समझिए बहुविकल्पी प्रश्न में सही उत्तर पहचान लेना। यानी अगर देखिए आप बहुविकल्पी प्रश्नों को 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, तो जैसे ही उनको एक बार आप देखेंगे, सामने आएँगे वो प्रश्न, तो तैसे ही आपको देखिए उसका उत्तर पता चल जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर आप पहचान कर रहे हैं, उत्तर की क्या कर रहे हैं? पहचान कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं स्मृति के प्रकार। तो देखिए स्मृति 2 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से केवल स्मृति के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है? तो अल्पकालिक स्मृति जिसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी एसटीएम। तो देखिए परिभाषा अल्पकालिक स्मृति वह होती है जिसमें कोई जानकारी थोड़े समय यानी लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए याद रहती है। अल्पकालिक में क्या होता है? 20 से 30 सेकंड तक केवल जानकारी याद रहती है। यह सीमित अवधि की होती है, ठीक है? और सीमित जानकारी ही रख सकती है, यानी बहुत सारी जानकारी को स्टोर नहीं किया जा सकता, केवल कुछ ही जानकारियों को याद किया जा सकता है। देखिए अगर आपने एक मूवी देखी होगी गजनी, तो उसमें जो एक्टर है आमिर खान, तो उसमें उसको देखिए यही अल्पकालिक स्मृति होती है उसकी। वो कुछ समय तक जानकारियों को स्टोर कर पाता है और बस तुरंत भूल जाता है। वो अपना नाम तक भी भूल जाता है, घर भी भूल जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसको कुछ भी याद ही नहीं रहता है। बस वो 15-20 सेकंड के लिए याद करता है, फिर इसके बाद वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो चलिए हम इसकी देखिए विशेषता समझते हैं। तो मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
जानकारी थोड़े समय के लिए रहती है। औसतन 5 से 9 चीज़ें ही एक साथ याद रखी जा सकती हैं, जैसे मोबाइल नंबर, ठीक है? यदि दोहराया ना जाए तो जल्दी भूल जाती हैं। अगर देखिए उसको दोबारा याद ना दिलाई जाए, तो तुरंत दोबारा भूल जाती हैं। जैसे उदाहरण किसी से नया मोबाइल नंबर सुनकर, यानी किसी से नया मोबाइल नंबर सुनकर थोड़ी देर याद रखना। जैसे कोई अचानक आपको कोई नया मोबाइल नंबर बताए और चला जाए, तो देखिए आप थोड़ी देर के लिए तो याद रख पाएँगे, फिर इसके बाद वो मोबाइल नंबर भूल जाएँगे। अगला टाइप है देखिए दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एलटीएम। दीर्घकालिक स्मृति वह होती है जिसमें जानकारी को लंबे समय, यानी घंटों, महीनों, वर्षों या जीवन भर तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। यानी लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लंबे समय तक जानकारियों को स्टोर रखा जाता है। चलिए इसकी विशेषताएँ समझिए। जानकारी लंबे समय तक रहती है, ठीक है? इसमें असीमित सामग्री को संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है? समझ, अभ्यास और रुचि से यह स्मृति और मजबूत होती है। यानी समझ और अभ्यास के द्वारा और रुचि के द्वारा स्मृति को और मजबूत किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, जन्मदिन की तिथि, यानी जब भी देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ होगी, वो जानकारी देखिए आपको अभी भी याद होगी, वो लंबे समय तक याद रहेगी। बचपन की घटनाएँ, यानी बचपन में आपने क्या-क्या, जो-जो किया है, यानी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं, जो अभी भी आपको याद होंगी। उसी प्रकार देखिए सीखी गई भाषाएँ, जो आप भाषाएँ सीखते हैं, वो भी लंबे समय तक याद रहती हैं। देखिए हमने पढ़ा मेमोरी के 2 टाइप, एक अल्पकालिक मेमोरी और एक दीर्घकालिक। तो देखिए जब पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकार कितने होते हैं, वैसे रेयर केस में पूछा जाता है, नहीं तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि मेमोरी के प्रकार, तो आपको 2 ही लिखने हैं। लेकिन इसके अन्य प्रकार भी हैं, तो अब हम उनके अन्य प्रकार समझते हैं। चलिए, तो देखिए सक्रिय मेमोरी किसे कहते हैं? तो देखिए यह वह स्मृति होती है जिसे हम किसी कार्य को करते समय सक्रिय रूप से प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो जैसे उदाहरण गणना करते समय सूत्र याद रखना, जैसे आप कोई सवाल लगाते हैं तो देखिए सूत्र को याद रखना, ये कैसा सक्रिय मेमोरी। उत्तर लिखते समय संबंधित तथ्य याद रखना, यानी जब भी आप कोई उत्तर लिख रहे होते हैं तो देखिए तथ्यों को याद करते हैं, फैक्ट को याद करते हैं, फिर जाकर लिखते हैं, तो तब देखिए वो कौन-सी मेमोरी काम कर रही होती है? सक्रिय मेमोरी। अगला है देखिए निष्क्रिय स्मृति यानी पैसिव मेमोरी। तो देखिए परिभाषा, यह वह स्मृति है जो मस्तिष्क में तो होती है, लेकिन हम उसका प्रयोग तुरंत नहीं करते। यह तभी सक्रिय होती है जब कोई संकेत या परिस्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है? तो उदाहरण से समझिए, पुराने मित्र को देखकर उसका नाम याद आ जाना। जैसे कोई आपका पुराना मित्र है, तो जब तक देखिए आपके सामने वो नहीं है, तब तक आप उसके बारे में नहीं जानते, सब भूल चुके होंगे। लेकिन जैसे वो सामने आता है, तो देखिए आपकी जो मेमोरी पहले निष्क्रिय होती थी, यानी उसको लेकर निष्क्रिय थी, वो जैसे ही सामने आएगा उसका आपको नाम भी पता हो जाएगा, ठीक है? और उसके बारे में भी आप सोचने लगेंगे। तो ये मेमोरी कैसी है? ये निष्क्रिय मेमोरी है, यानी पुरानी बातें तो याद थी, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम वो जानकारी पहले याद नहीं होती है। और देखिए जैसे ही कोई वस्तु या व्यक्ति सामने पड़ता है, तो देखिए मेमोरी उसको याद दिला देती है। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला है देखिए तत्कालिक स्मृति यानी इमीडिएट मेमोरी। देखिए परिभाषा, यह बहुत ही कम समय के लिए रहती है, कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक। इसमें तुरंत देखी या सुनी गई बात थोड़े समय के लिए स्मरण में रहती है। ठीक है? ये बहुत ही कम समय के लिए रहती है। जैसे ओटीपी नंबर देखकर तुरंत उसे दर्ज करना। जैसे ओटीपी आती है तो तुरंत आपको एक्टिवेट करना होता है, वैसे ही देखिए ये मेमोरी होती है कि अगर आपने ओटीपी नंबर देखा है, तुरंत तो आप तुरंत वहाँ थोड़ी देर के लिए तो उसको याद कर लेंगे, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद पूछा जाए, तो आप उसको याद नहीं कर पाएँगे। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए अगला समझते हैं तार्किक स्मृति यानी लॉजिकल मेमोरी। जो जानकारी हम समझकर तर्क के आधार पर याद रखते हैं, उसे तार्किक स्मृति कहते हैं। उदाहरण समझिए, विज्ञान का कोई सिद्धांत या इतिहास की कोई घटना समझकर याद रखना, ये कैसी मेमोरी है? तार्किक मेमोरी यानी तार्किक स्मृति। अगला है देखिए रटंत स्मृति यानी रोट मेमोरी। जो जानकारी बिना समझे रट कर याद की जाती है, उसे रटंत स्मृति कहते हैं। यानी जिस जानकारी को आप देखिए याद कर लेते हैं केवल रट्टा मारकर, यानी उसको समझते नहीं हैं, तो उसे ही हम कहते हैं रटंत स्मृति। जैसे डायरेक्ट आप प्रश्न उत्तरों को याद करना, जैसे आप कोई डेली प्रश्न उत्तर डेली केवल ऐसे ही मतलब रट रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रटंत स्मृति। क्योंकि आपने उसके बारे में कोई समझा तो है नहीं, ना कोई कॉन्सेप्ट समझा है, तो केवल डायरेक्ट आप रट्टा मार रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं रटंत स्मृति। जैसे उदाहरण देखिए, गिनती, पहाड़े या परिभाषाएँ रटना, ये कैसी स्मृति है? रटंत स्मृति। लेकिन जो ये रटंत स्मृति है, ज़्यादा देर तक नहीं रहती, ये कुछ समय के बाद ये गायब हो जाती है। अगला है देखिए स्थायी स्मृति। यह स्मृति दीर्घकालिक होती है, जिसमें जानकारियाँ जीवन भर के लिए संग्रहित होती हैं। यानी जो स्थायी है, ये दीर्घकालिक होती है, बहुत समय तक जानकारियों को स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे उदाहरण माता-पिता का नाम, जन्मदिन, भाषा आदि। ठीक है?
अगला है देखिए व्यक्तिगत स्मृति यानी पर्सनल मेमोरी। यह व्यक्तिगत अनुभवों और घटनाओं से संबंधित होती है। ये किससे संबंधित होती है? व्यक्तिगत अनुभव और घटनाओं से, जो व्यक्ति विशेष की स्मृति में दर्ज होती है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग में होती है। जैसे उदाहरण समझिए, पहली बार स्कूल जाना, शादी का दिन, कोई भावनात्मक घटना, यानी ये कैसी है? ये व्यक्तिगत स्मृति है। चलिए हम समझते हैं स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो अभिरुचि, रुचिकर विषय जल्दी याद होता है, यानी स्मृति को कौन प्रभावित करता है? तो सबसे पहले प्रभावित करता है इंटरेस्ट। ठीक है। दूसरा है देखिए ध्यान यानी अटेंशन, स्मृति को ध्यान भी काफी प्रभावित करता है। ध्यान पूर्वक सीखी गई बात अधिक समय तक याद रहती है। ठीक है। अगला है देखिए अभ्यास यानी प्रैक्टिस, बार बार दोहराने से स्मृति मजबूत होती है, यानी बार बार प्रैक्टिस करने से स्मृति स्ट्रांग हो जाती है। अगला है देखिए समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझ कर सीखी गई जानकारी देर तक याद रहती है। अगला है देखिए स्वास्थ्य यानी हेल्थ, अच्छा मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य स्मृति को बेहतर बनाता है। छठा नंबर है देखिए भावनाएं यानी इमोशंस, तीव्र भावनात्मक अनुभव अधिक समय तक याद रहते हैं, यानी जो इमोशनल मोमेंट होते हैं वो काफी दिनों तक याद रहते हैं। और अगला है देखिए समय, जानकारी को याद करने और पुनरावृत्ति के बीच कम समय होना फायदेमंद होता है। ठीक है। अगला है देखिए वातावरण, ये भी देखिए स्मृति को प्रभावित करता है। शांत और अनुकूल वातावरण में सीखी गई बातें जल्दी याद होती हैं। ठीक है। अगला है देखिए प्रेरणा, जिसे कहते हैं मोटिवेशन, उद्देश्यपूर्ण सीखना स्मृति को प्रभावित करता है। ठीक है। अगला है देखिए सहसंबंध, एसोसिएशन, नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ने से याद करना आसान होता है। यानी अगर कोई नई जानकारी आप सीख रहे हैं, तो अगर आपने पुराना ज्ञान उसमें ऐड किया है, तो देखिए उस जानकारी को बहुत जल्दी आप याद कर सकते हैं। यानी नए अनुभव को पुराने अनुभव से जोड़ना। चलिए अब समझते हैं बी स्मृति। तो इसका देखिए सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं यानी परिभाषा। बी स्मृति वह प्रक्रिया है जिसमें सीखी या अनुभव की गई जानकारी को व्यक्ति समय के साथ भूल जाता है या याद नहीं रख पाता है। यानी बी स्मृति मतलब भूल जाना, यानी भूलना। ठीक है। देखिए जितना स्मृति याद करना जरूरी होता है उतना भूलना भी जरूरी होता है, क्योंकि देखिए जो अगर अच्छे मोमेंट है, कोई खुशी वाला माहौल है, खुशी वाली बातें हैं, तो देखिए अब याद कर रहे हैं तो चलो अच्छी बात है। लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो काफी दुख भरे होते हैं, यानी बहुत ही, यानी कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो सैड मोमेंट होते हैं, उनको देखिए भूलना काफी जरूरी होता है। क्योंकि अगर उनको आप भूलेंगे नहीं तो हर वक्त आप डिप्रेशन में रहेंगे, दुखी रहेंगे, इसलिए भूलना भी काफी जरूरी है। यह स्मृति का विपरीत पक्ष है, यानी स्मरण में असफलता। तो देखिए बी स्मृति की परिभाषा मन के अनुसार, यानी प्रोफेसर यानी मनोवैज्ञानिक मन के अनुसार बी स्मृति की परिभाषा, ग्रहण किए हुए तथ्यों को धारण ना करना ही बी स्मृति है। ठीक है। यानी जो तथ्यों को आप ग्रहण करते हैं उनको धारण करना ही बी स्मृति है, यानी उनको याद ना कर पाना बी स्मृति है। फ्रायड के अनुसार बी स्मृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। यानी देखिए बी स्मृति की क्रिया के द्वारा जो हमारे दुख भरे अनुभव हैं, उनको हम अपने दिमाग से निकाल देते हैं। ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। अगला है देखिए बी स्मृति के प्रकार। तो देखिए पहला है सक्रिय बी स्मृति यानी एक्टिव फॉरगेटिंग। यह वह बी स्मृति होती है जो जानबूझकर की जाती है। यानी व्यक्ति किसी जानकारी को याद नहीं रखना चाहता, इसलिए वह उसे मन से हटा देता है। ठीक है? इसे हम कहते हैं सक्रिय बी स्मृति। तो देखिए इसकी विशेषताएँ क्या हैं? यह सचेत प्रक्रिया होती है। कई बार भावनात्मक कारणों से जानकारी को दबा दिया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र का हिस्सा होता है। उदाहरण समझिए, कोई बच्चा परीक्षा में फेल हुआ हो, वह उस घटना को भूलना चाहता है, इसलिए उससे जुड़ी बातें याद नहीं रखता है। ठीक है? इसे हम कहते हैं सक्रिय बी स्मृति। अगला है देखिए निष्क्रिय बी स्मृति यानी पैसिव फॉरगेटिंग। यह वह भी स्मृति होती है जो स्वाभाविक रूप से हो जाती है। यानी व्यक्ति जानबूझकर नहीं भूलता, बल्कि समय, ध्यान की कमी, अभ्यास की कमी आदि के कारण जानकारी धीरे-धीरे मस्तिष्क से मिट जाती है। यानी इसमें देखिए जानकारी को व्यक्ति जानबूझकर नहीं भूलता, लेकिन अभ्यास की कमी के कारण धीरे-धीरे वो अपने आप जानकारी मस्तिष्क से निकल जाती है। तो विशेषता देखिए, यह अचेतन प्रक्रिया होती है, अनकॉन्शियस होती है। सबसे सामान्य प्रकार की विस्मृति यही है। अधिगम की गुणवत्ता व परिस्थितियाँ इस पर प्रभाव डालती हैं। यानी अधिगम की गुणवत्ता और
परिस्थितियाँ इस पर प्रभाव डालती हैं। तो उदाहरण समझिए, बच्चे ने एक कविता सीखी, लेकिन अगर वह उसे बार-बार नहीं दोहराता, तो वह कुछ दिनों में भूल जाता है। ठीक है? जैसे आपका सिलेबस है, जैसे अगर आपने सिलेबस को बार-बार दोबारा दोहराया नहीं, तो धीरे-धीरे क्या होगा, वो आप उसको भूल जाएँगे। जबकि ये भूलना आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये इससे देखिए आपको आगे चलकर एग्ज़ाम देना है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप उसका रिवाइज़ कीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं। तो देखिए बी स्मृति के प्रमुख कारक यानी बी स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो ध्यान की कमी, यानी अगर देखिए किसी चीज़ पर आप ध्यान नहीं लगाएँगे, तो अपने आप भूल जाएँगे। जैसे अधिगम के समय यदि ध्यान ना हो, तो जानकारी मस्तिष्क में स्थायी नहीं रहती, यानी मस्तिष्क में ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। अभ्यास की कमी, अगर अभ्यास नहीं करेंगे तब भी देखिए जानकारी को आप मस्तिष्क से निकाल देंगे या भूल जाएँगे। जानकारी को बार-बार ना दोहराने से वह भूल जाती है। ठीक है? अगला है देखिए समय का अभाव। समय के साथ यदि जानकारी का प्रयोग ना हो, तो वह स्वाभाविक रूप से विस्मृत हो जाती है। अगला है देखिए रुचि का अभाव। जिस विषय में बालक की रुचि नहीं होती, उसे वह जल्दी भूल जाता है। अगला है देखिए हस्तक्षेप। नई जानकारी या पुरानी जानकारी आपस में टकरा कर एक दूसरे को प्रभावित करती है। और आगे देखिए तनाव और डर, मानसिक तनाव, डर या दबाव स्मृति को कमजोर कर देते हैं। यदि देखिए आपके अंदर मानसिक तनाव है या डर है, ठीक है, या दबाव किसी प्रकार का दबाव है, तो देखिए स्मृति को कमजोर कर देती है ये। ये चीजें जो हैं स्मृति को क्या कर देती हैं? कमजोर कर देती हैं। चलिए अब हम समझते हैं बी स्मृति को कम करने के उपाय, यानी जिससे कि हम जानकारी को भूले ना, तो इसको कैसे हम कम किया जा सकता है? तो देखिए पढ़ाई के समय ध्यान और एकाग्रता बनाए रखना चाहिए। ठीक है? पढ़ाई के समय क्या है? ध्यान और एकाग्रता बनाए रखना चाहिए। जानकारी को बार-बार दोहराना आवश्यक है। जानकारी को क्या करना चाहिए? बार-बार दोहराना चाहिए। रुचिकर तरीके से पढ़ाई करने से स्मृति मजबूत होती है। और देखिए अगला है विषय को क्रमबद्ध और समझ के साथ पढ़ना चाहिए। 5वां पॉइंट है रटने की बजाय समझकर पढ़ने से याददाश्त बेहतर होती है। यानी अगर आप रटे ना, पहले समझ कर पढ़ें, तो देखिए रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और याददाश्त जो है आपकी मजबूत होगी। अगला है देखिए तनाव और भय रहित वातावरण में अधिगम अधिक प्रभावी होता है। ठीक है? पर्याप्त नींद और अच्छा स्वास्थ्य स्मृति को बढ़ाता है। यानी पर्याप्त अगर नींद ले रहे हैं और अच्छा स्वास्थ्य है, तो देखिए आपकी मेमोरी वैसे ही अच्छी रहेगी और जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो तुरंत याद हो जाएँगी। तो ये थे हमने पढ़ा स्मृति को कम करने के उपाय। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।